morning student. Now we will start about the Gauss theorem. That is applications of Gauss theorem. आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. तो ये कोई चार्ज वायर है. ये इस चार्ज वायर को हमने पॉजिटिव Q चार्ज दे रखा है इससे, और इस चार्ज वायर की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये हमें मेजर करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. तो देखो, सबसे पहले जब भी हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं तो गॉस थ्योरम को यूज करने के साथ हमको सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल यूज करना होता है कि हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है. दैट मीन एक इमेजिनरी सरफेस ऐसे आप लेट करो, ये एक इमेजिनरी सरफेस है और सरफेस की हमेशा नेचर ऐसी होगी कि वो उसी शेप को फॉलो करेगा जिस शेप में चार्ज है. दैट इज चार्ज हमारा किस पर लाई कर रहा है? वायर पे लाई कर रहा है, और वायर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल. तो हमको गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करना है वो कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल सरफेस होना चाहिए. तो इस तरह का हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया जिसकी रेडियस r है. इस r रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस ले रखा है. दिस रेडियस इज r. फाइन. अब हमारे पास तीन सरफेसेस हैं, दिस वन एंड दिस वन. ये थ्री सरफेसेस हैं जिनका एरिया वेक्टर आपको ड्रॉ करना होगा. और एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, इसका. फाइन. ये हमारा एरिया वेक्टर है, अपवर्ड होगा. दैट इज आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये सिलेंड्रिकल पार्ट है तो इसका ये टॉप जो होगा इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड अगर शो करें डीएस वेक्टर हमारा इधर की तरफ होगा. सेम ये वाला बॉटम सरफेस है, और बॉटम सरफेस के लिए अगर हम ये करना चाहते हैं तो बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर यहां से ड्रॉ कर दिया जा सकता है. ये हमारा सरफेस होगा तो डीएस वेक्टर इधर की तरफ लाई करेगा. अब आपके पास बचता क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया. कौन सा? ये वाला हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है. और इस कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया. दिस इज गॉसियन सरफेस. अब आप इसके लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ds वेक्टर इधर की तरफ लाई करेगा. दिस इज ds वेक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना था कि एरिया वेक्टर्स कैसे ड्रॉ होते हैं. तो ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस होगा लाइक दैट, और अगर ये सरफेस है तो ये इसका टॉप सरफेस और ये इसका बॉटम सरफेस और ये इसका कर्व्ड सरफेस होगा. और कर्व्ड सरफेस में रेडियली आउटवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक ds वेक्टर है, इसका ds वेक्टर इधर है और इसका ds वेक्टर इधर है. फाइन. अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी. अब ये पॉजिटिव चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा. कैसे? दैट इज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E इस तरफ होगी. दिस इज 90 डिग्री. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, दैट इज इधर. ये भी 90 डिग्री का होगा. और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके साथ होगी E इधर की तरफ है. तो थीटा कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का होगा. दैट इज E ds 90 होगा, इसमें थीटा 0 डिग्री का होगा और ये थीटा 90 डिग्री का होगा. अब आप क्या करो, इसे सरफेस 1 मान लो, इसको आप सरफेस 2 मान लो और इसे आप सरफेस 3 मान लेते हैं. सबसे पहले हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं मैन्युअली. फ्लक्स कितना होगा सबसे पहले यहां से देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e फर्स्ट सरफेस के लिए d phi e. दैट इज इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर सरफेस 1. दैट इज फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा. तो E डॉट ds होता है. दिस इज E डॉट ds. डॉट प्रोडक्ट खोलो. जब आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो E ds cos थीटा आएगा. और आपने देखा कि वहां पर एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. तब आप क्या करोगे? थीटा को कितने डिग्री प्लेस करोगे? 90 डिग्री प्लेस किया तो E ds cos 90, और cos 90 0 होता है. दैट इज फर्स्ट सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट कर रहा होगा, दैट बिकम्स 0. ये फर्स्ट सरफेस का फील्ड होगा. अब सेकंड सरफेस के लिए बात करते हैं. इसके लिए बात करनी है फॉर सरफेस सेकंड. तो देखो, सिमिलर सरफेस है सेकंड भी. फर्क कितना था कि वो अपवर्ड सरफेस था, ये बॉटम सरफेस है. दैट मीन अगर इस बॉटम सरफेस के लिए बात करेंगे तो सिमिलरली आप लिख सकते हो d phi e2 जो होगा दैट बिकम्स 0. ये भी 0 के इक्वल होगा. इस सरफेस का और इस सरफेस का दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 के इक्वल होगा. अब हम किसका निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया का. कौन सा है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया? दिस वन. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कैसे सॉल्व करेंगे?
फॉर सरफेस 3, अगर हम सरफेस 3 की कैसे कोशिश करते हैं कि हमारे सरफेस 3 के साथ क्या कंडीशंस लाई करती हैं, तो सरफेस 3 के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा बेटा, d phi e3 इक्वल टू किसके होगा, e ds cos थीटा, तो e ds cos थीटा कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, तब आपको कितना मिल जाएगा, e ds। ये स्मॉल एलिमेंट के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है ये निकल आया। लेकिन अगर हमें टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए निकालना है तो आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो d phi e3 इक्वल टू किसके आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e ds के। अब e तो कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा फिर, phi e3 इक्वल टू e कॉमन आएगा, कर्व्ड सरफेस ये है तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, या अगर इसकी वायर की लेंथ हमने क्या ले रखी है l, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r l के इक्वल होगा इतना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बेटा, phi e इक्वल टू phi e1 होना चाहिए था, phi e2 होना चाहिए था और phi e3। अब ये दो तो सरफेसेस के लिए 0 है तो कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l के इक्वल। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए इस सरफेस के साथ जो एसोसिएट करेगा। अब अगर मैं सीधा गॉस थ्योरम यूज करता तो फिर क्या होता, अगर हम क्या करें, गॉस थ्योरम यूज करें, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम यूज करते तो phi e3 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ q, इसके इक्वल होगा। दैट इज इतना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट कर रहा है। अगर मैं डायरेक्ट गॉस थ्योरम यूज करता तो दोनों फ्लक्स आपस में इक्वल होने चाहिए थे, इसको भी ऐसे ही रख सकते हो। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप इसे इक्वेट करोगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q इज इक्वल टू हो जाएगा e into 2 पाई r l, दैट इज e इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r l की। और देखो q अपॉन l किसके इक्वल होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r, तो टोटल जितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट करेगा वो हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r के इक्वल होगा। इतना आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसका, जबकि हमारा कैसा है सरफेस है, एक वायर है जो चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तब इसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना E इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर r। अब अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स को और देखना चाहो तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वन मास के लिए देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगी, इंटेंसिटी वेरीज, कैसे वेरी करेगी, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन r के, फाइन। और अगर आप इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो E को आप इस एक्सिस पर रखो और R को इस पर, तो इस तरह का ग्राफ शो होगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, तो ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ E एंड R ये होगा। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा किसका, गॉस थ्योरम का। अब सेकंड एप्लीकेशन हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। देखो दो केस में है, स्फेरिकल सेल हो सकता है और कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों कॉमन वर्ड्स हैं, दोनों के लिए एक ही एक्सप्रेशन ड्राइव होगा, चाहे मैं स्फेरिकल सेल ले लेता हूं चाहे मैं कंडक्टिंग स्फीयर ले लेता हूं, दोनों केसेस में। तो ये कोई स्फीयर है, इस स्फीयर का हमने रेडियस क्या ले रखा है बेटा, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट सरफेस, इस सरफेस का रेडियस है कैपिटल R, और इस पर Q चार्ज रिजाइड कर रहा है इस सरफेस पर, ये इसका सेंटर है O। अब आपसे बोला जाता है कि इस चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, तो देयर आर तीन तरीके हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो पहला भी हो सकता है कि मैं आउटसाइड में कैलकुलेट करता, दूसरा भी हो सकता है कि मैं सरफेस पर कैलकुलेट करता,
थर्ड वे हो सकता है मैं इस स्फीयर के इनसाइड में कैलकुलेट करता, दैट इज ये पॉइंट आउटसाइड है, ये पॉइंट सरफेस पर है और ये पॉइंट इनसाइड है, दैट इज एबीसी 3 पॉइंट्स है। तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। देखो मैंने एक गॉसियन सरफेस, दैट इज एक इमेजिनरी कर्व हमने बना लिया। किस रेडियस का? स्मॉल आर रेडियस का एक इमेजिनरी कर्व है, ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। फाइन। अब इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, आप ये वाला रेडियस ले लो, दिस रेडियस इज स्मॉल आर। अब आप इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना है? एक ये हमने ड्रॉ कर लिया, दैट इज एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर। तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए ऐसे एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ds वेक्टर इधर की तरफ फ्लाई करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Eb इस साइड लाई करेगी। थीटा कितनी डिग्री का होगा? 0 डिग्री का थीटा होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक आपने स्फेरिकल दैट इज स्फेरिकल सरफेस लिया, इस सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, दैट मीन एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो इस साइड होगी। तो थीटा कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। अब देखो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, है ना। ए पॉइंट पर हम लेते हैं। ए पॉइंट का मतलब है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, यहाँ पे आउटसाइड द स्फीयर ले लिया। आउटसाइड के लिए कैसे करोगे? सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है? डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट किसके होना चाहिए? ds के। डॉट प्रोडक्ट खोलो, ई डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ई ds cos 0, क्योंकि थीटा कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। और अगर थीटा 0 डिग्री का है तो हमको क्या लगाना है? cos 0 यूज करना है, दैट मीन d phi e इक्वल टू इतने आ जाएगा। अब आप d phi e इक्वल टू आ गया e ds, इंटीग्रेट करो तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट फ्लक्स इस सरफेस के साथ जो एसोसिएट कर रहा होगा वो मिल जाएगा। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो phi e आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e इंटीग्रेशन ऑफ किसके इक्वल होगा? ds के इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो d phi e इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो phi e इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है? टोटल सरफेस एरिया, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, दैट इज गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर के इक्वल होगा इस वाले का। इसका हमने सरफेस एरिया ये लिख दिया, दैट इज इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए। लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम यूज करते, बाई गॉस थ्योरम क्या होता? बाई गॉस थ्योरम, अगर गॉस थ्योरम यूज करते तो phi e इक्वल टू किसके होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q के इक्वल हो जाता। अगर हम दोनों को क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं तो देखो क्या आता है? इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट करो। जब इक्वेट करते हैं तो e 4 pi r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q के, दैट मीन e जो आ जाएगा आपका वो 1 अपॉन 4 pi r स्क्वायर 4 pi एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा आउटसाइड द स्फीयर। ये रिलेशन जो मिलेगा ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज है। अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिखना चाहते हैं तब भी पॉसिबल है ना, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं तो सिग्मा इक्वल टू होता है q अपॉन 4 pi r स्क्वायर, तो q जो होगा वो सिग्मा इंटू 4 pi r स्क्वायर होगा। फाइन। अब आप इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दो, तब क्या आ जाएगा? e इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट q की वैल्यू सिग्मा 4 pi r स्क्वायर ओवर स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। 4 pi से 4 pi क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो e इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ r स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी
इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ये किसका केस है, जब हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर है, तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो।